वेलकम टू अवर चैनल। मैं कपिल कुमार एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कपिल कुमार ऑफिशियल पर। आज आगरा विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश परीक्षा से संबंधित कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो बहुत सारे अभ्यर्थियों द्वारा मैक्सिमम सभी अभ्यर्थियों के लिए जो इम्पोर्टेंट है और पूछे भी जा रहे हैं। क्या क्या प्रोसेस है, जैसे बात करें काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहेगा, प्रोसीजर ऑफ सीट अलॉटमेंट का क्या प्रोसीजर है कि किस तरीके से सीट अलॉटमेंट होगा, क्या वेटिंग लिस्ट भी रहेगी, और आगे है गाइडलाइन फॉर एडमिशन कि जो एडमिशन के लिए क्या क्या गाइडलाइन है, किन किन गाइडलाइंस को फॉलो करना है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, जिससे पूरी जानकारी मैं आपको दे पाऊँ। ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको लास्ट ईयर या लास्ट टाइम जो पीएचडी प्रवेश परीक्षा हुई थी उसके अकॉर्डिंग है, जिससे आप इस साल के में जो काउंसलिंग होनी है उसमें क्या क्या होने वाला है इसका अंदाज़ा आप कर पाएंगे। मैं जो आपको बताने वाला हूँ लास्ट ईयर की प्रोसेस के ऊपर बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास लास्ट ईयर का एक पीडीएफ पड़ी हुई थी, उसमें जो प्रोसीजर था, क्या क्या प्रोसीजर उन्होंने बोला था, उसके ऊपर डिटेल वीडियो है। थोड़ा लंबा हो सकता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी कुछ बातें आपके समझ आएंगी। तो निवेदन है, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैंने एक ओपन ग्रुप मिशन गवर्नमेंट जॉब के नाम से, जहाँ पर आप अपने आपस में बातें कर सकते हैं, एक दूसरे अभ्यर्थियों से आप जान सकते हैं, तो वो बनाया हुआ है टेलीग्राम पर। अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं वहाँ पे सबसे पहले दे देता हूँ। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ और बता दूँ, कुछ अभ्यर्थियों को ये लगता है कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आज एक भाई साहब ने मुझे बोला कि आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हो, तो देखिए भाई मैं आपको बता दूँ, मेरा जो उद्देश्य है वो गलत इन्फॉर्मेशन देना नहीं है। आपको जहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ 100% श्योर होती है, ऑथेंटिक होती है कोई इन्फॉर्मेशन, तभी मैं आप लोगों के बीच पहुँचाता हूँ। अगर मैं उस चीज़ से तब तक सेटिस्फाई नहीं होता, मुझे ये नहीं लगता कि इन्फॉर्मेशन सही है, तब तक मैं कोई इन्फॉर्मेशन देने का काम नहीं करता हूँ। ठीक है, तो बात कर लेते हैं एक एक प्रोसेस करके। क्या है पूरा प्रोसेस, 4 पॉइंट्स हमारे हैं। काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहने वाला है, सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या रहने वाला है, वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, और गाइडलाइन फॉर एडमिशन क्या दिशा निर्देश हैं गाइडलाइन के एडमिशन के लिए। तो बात करते हैं, चलिए देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं ये पीडीएफ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। ठीक है, एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा पीएचडी एडमिशन 2018-19 लास्ट ईयर का जो सेशन था उसके लिए दिशा निर्देश थे। काउंसलिंग प्रोसेस पूरा यहाँ पे दिया गया है, आप पॉइंट बाई पॉइंट ये देखेंगे, पूरी बात को समझेंगे। नंबर 1 पॉइंट है, सीट विल बी अलॉटेड ऑन द डेटा प्रोवाइड बाय द यूनिवर्सिटी। कहने का मतलब ये है विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर सीटें आवंटित होंगी। ठीक है, दूसरा है, रिजर्वेशन रूल विल बी फॉलोड एज पर स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी। कहने का मतलब ये है राज्य सरकार की जो आरक्षण नीति है उसके अनुसार आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। अगला है, एवरी कैंडिडेट हु अप्लाइड अंडर एग्जम्प्ट कैटेगरी और क्वालिफाइड द एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू ओनली फॉर दोज हु क्वालिफाइड द टेस्ट एंड इंटरव्यू सेपरेटली विल हैव टू डाउनलोड काउंसलिंग लेटर इफ एनी in any case the data provided by the university will be final। कहने का मतलब ये है प्रत्येक अभ्यर्थी, जो प्रत्येक उम्मीदवार है जिसने छूट प्राप्त श्रेणी एग्जम्प्टेड कैटेगरी के अंतर्गत आवेदन किया है या प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार उत्तीर्ण किया है। देखिए साक्षात्कार लास्ट ईयर जो था वो साक्षात्कार था, अब इस बार की नोटिफिकेशन में उन्होंने साक्षात्कार का कहीं कोई शब्द यूज नहीं किया है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो इसमें इन्होंने लिखा है कि प्रत्येक उम्मीदवार जिन्होंने छूट प्राप्त श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया है या प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार उत्तीर्ण किया है। ठीक है, आगे लिखा है ओनली फॉर दोज हु क्वालिफाइड टेस्ट एंड द देन इंटरव्यू सेपरेटली, है ना। केवल
वो छात्र जो टेस्ट क्वालिफाई हैं और इंटरव्यू क्वालिफाई हैं व्यक्तिगत रूप से। और आगे है, किसी भी स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया डाटा अंतिम होगा। इन्होंने लिखा ना, विल हैव टू डाउनलोड, वही अभ्यर्थी काउंसलिंग डाटा डाउनलोड कर पाएंगे। और जो अंत में जो लाइन है, इन एनी केस डाटा प्रोवाइड द यूनिवर्सिटी विल बी फाइनल, किसी भी स्थिति में विश्वविद्यालय जो उपलब्ध डाटा कराएगा वही फाइनल माना जाएगा। अगला पॉइंट है, कैंडिडेट हैज़ टू अपीयर पर्सनली फॉर द काउंसलिंग ऑन द डेट एंड टाइम मेंशन ऑन हिज हर काउंसलिंग लेटर। काउंसलिंग प्रोसेस विल स्टार्ट अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग टाइम मेंशन ऑन लेटर। उम्मीदवार को काउंसलिंग के लिए अपने काउंसलिंग लेटर में लिखित तिथि और समय पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। कहने का मतलब, जो आपके काउंसलिंग लेटर में समय है उसी समय आपको ऑन डेट ऑन टाइम आपको उपस्थित होना होगा। अगला पॉइंट है, कैंडिडेट ऑल्सो मस्ट इंश्योर दैट ही सी इट एलिजिबल एंड हैविंग ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड हैव ऑलरेडी डिपॉजिट द काउंसलिंग फ़ी इफ़ रिक्वायर्ड। उम्मीदवार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वह पात्र है किसके लिए, एग्ज़ाम के लिए, और उसके पास सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। और यदि आवश्यक हो कहने का मतलब, एग्ज़ाम जो काउंसलिंग फ़ीस है वो भी उन्होंने जमा की होनी चाहिए। ठीक है, आगे है नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोसेस क्या है इसका। देखिए 3 प्रोसेस हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काउंसलिंग में क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सबसे पहले आपके दस्तावेज़ों का सत्यापन होगा। वेरिफिकेशन ऑफ फ़ी, आपने फ़ी जमा की है या नहीं की उसका सत्यापन होगा। काउंसलिंग की जो फ़ीस है वो जमा की है या नहीं की। 500 रुपये का डीडी लगता था लास्ट टाइम, इस बार जो भी होगा वो बता दिया जाएगा, वैसे 500 ही होगा। तो ये 2 पॉइंट, सबसे पहले दस्तावेज़ों का सत्यापन होगा, दूसरी बार फीस का सत्यापन होगा। उसके बाद उपलब्धता के आधार पर सीटों का आवंटन होगा। जितनी भी सीटें उपलब्ध होंगी उसके आधार पर सीटों का आवंटन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, काउंसलर विल बी कॉल द कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू रैंक इफ़ डॉक्यूमेंट इज ओके। कहने का मतलब ये है, काउंसलर जो उम्मीदवारों को रैंक के अनुसार बुलाएगा यदि उनके दस्तावेज ठीक हैं। ठीक है, इफ़ कैंडिडेट अप्रोच लेट देन ही सी विल बी कंसिडर व्हाट allocation of seat will he as per the choice available at their time। आगे है, उम्मीदवारों को उपस्थित होना चाहिए। कौन से उम्मीदवार, जिनके दस्तावेज ठीक हैं, यदि वे उस समय में उपस्थित नहीं होते हैं जिस समय आपको बुलाया गया है तो आप स्वयं उत्तरदायी होंगे, उसके लिए काउंसलर उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, काउंसलिंग सेंटर विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल। कहने का मतलब, काउंसलिंग सेंटर रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा इफ़ ए कैंडिडेट रीच लेट एट द सेंटर। कहने का मतलब, अगर आप सेंटर पर लेट पहुंचते हैं तो इसके लिए काउंसलिंग सेंटर लेट उत्तरदायी नहीं है। इफ़ कैंडिडेट अप्रोच लेट देन ही सी विल बी कंसिडर व्हाट एलोकेशन ऑफ सीट विल बी हर पर चॉइस अवेलेबल एट द टाइम। ठीक है, आगे 9 नंबर पॉइंट है, इफ़ ए कैंडिडेट अप्लाइड फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट एंड ही सी वांट टू अपीयर इन ऑल द काउंसलिंग विच ही सी क्वालिफाइड देन फॉर एवरी काउंसलिंग ही सी दे हैज़ टू पे काउंसलिंग फीस सेपरेटली। कहने का मतलब ये है, इन्होंने कहा है यदि किसी उम्मीदवार ने विभिन्न विषयों के लिए आवेदन किया है, कहने का मतलब 2 विषयों के लिए था तो एक से अधिक विषयों के लिए आवेदन किया है, तो वह सभी काउंसलिंग में शामिल होना चाहता है जिसके लिए वह योग्य है, तो प्रत्येक काउंसलिंग के लिए अलग से उसको फीस, जो काउंसलिंग फ़ीस है वो जमा करनी होगी। अब क्या है अगला पॉइंट, इफ़ ए कैंडिडेट गॉट अलॉटमेंट लेटर थ्रू द काउंसलिंग स्टिल ही सी वांट टू अपीयर इन सेकेंड सब्जेक्ट काउंसलिंग ओनली फॉर एलिजिबल देन अगेन ही सी हैज़ टू पे काउंसलिंग फ़ीस। यदि किसी उम्मीदवार को काउंसलिंग के माध्यम से आवंटन पत्र मिला है फिर भी वह दूसरे विषय की काउंसलिंग में शामिल होना चाहता है तो उसे फिर से आवेदन, जो काउंसलिंग फ़ीस है वो जमा करना होगा। आगे बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ सीट अलॉटमेंट। क्या क्या प्रोसीजर रहने वाला है, सीटों का अलॉटमेंट किस प्रकार होगा।
ठीक है, इस पर पूरी चर्चा करेंगे। नंबर 1 ऑप्शन है इसमें 50% सीट विल बी अलॉटेड टू कैंडिडेट अंडर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी एंड कैंडिडेट क्वालिफाइड इन एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट है, जो एग्जाम कैटेगरी में जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है और प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार उत्तीर्ण किया है, उन उम्मीदवारों के लिए 50% सीटें आवंटित की जाएंगी। कहने का मतलब जो रेशियो सीटों का है वो 50% एग्जाम कैटेगरी और 50% जो पीजी पास हैं और एंट्रेंस टेस्ट देके क्वालिफाइड हुए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है फर्स्ट राउंड विल बी फॉर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी कैंडिडेट। कहने का मतलब पहले दौर की जो काउंसलिंग होगी वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी वालों के लिए होगी एंड देन काउंसलिंग विल बी फॉर द कैंडिडेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कैटेगरी, और तब बाद में जो एंट्रेंस टेस्ट कैटेगरी वाले हैं उनकी काउंसलिंग होगी। तो इन्होंने कहा है कि पहले जो सबसे पहले काउंसलिंग कराएंगे जो एग्जाम्प्ट कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले हैं उनकी कराएंगे, और बाद में एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है उनकी काउंसलिंग होगी। आगे है नेक्स्ट जिन्होंने इन एंट्रेंस, ये तो हो गया इन जी। आगे है एग्जाम्प्ट कैटेगरी में। क्या है एग्जाम्प्ट कैटेगरी में? देखिए यहाँ पे क्या है, इन्होंने बताया कि 50% सीटें हैं और पहले जो काउंसलिंग होगी वो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी वालों की होगी, बाद में एंट्रेंस टेस्ट वालों की होगी। तो अब बात करते हैं एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में किस प्रकार से काउंसलिंग होगी। फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू रेगुलर टीचर हैव कन्फर्मेशन। कहने का मतलब सबसे पहले जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में है उनमें भी सबसे पहले जो काउंसलिंग होगी वो नियमित अध्यापकों की होगी जो रेगुलर टीचर हैं यूनिवर्सिटी के, ऑफ दिस यूनिवर्सिटी एफिलेटेड गवर्नमेंट कॉलेज एंड दिस यूनिवर्सिटी। कहने का मतलब यूनिवर्सिटी के जो भी टीचर हैं सबसे पहले उनकी काउंसलिंग होगी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में। आफ्टर उसके बाद रिमेनिंग सीट जो बचेंगी विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट टू एमफिल फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी ओनली। जो सीटें बचेंगी उसमें क्या प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले तो जो रेगुलर टीचर हैं उनके लिए होंगी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में, उसके बाद जो बची हुई सीटें हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट समान जो बंटवारा होगा उनके लिए एमफिल एंड गेट जेआरएफ, और इनिशियली काउंसलिंग विल बी फॉर नेट जेआरएफ एंड देन एमफिल कैंडिडेट। आगे इन्होंने कहा है सेट सीटें इसी विश्वविद्यालय के एमफिल करने वाले अभ्यर्थी और केवल गेट जेआरएफ के लिए। शुरुआत में जो काउंसलिंग होगी नेट जेआरएफ और एमफिल पीएचडी के एमफिल के लिए होगी। तो बात समझ में आई होगी। कहने का मतलब सबसे पहले जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में है उनमें सबसे पहले जो विश्वविद्यालय के टीचर हैं उनके लिए होंगी। अगर उसके बाद जो सीटें बचेंगी उसमें नेट यूनिवर्सिटी से एमफिल करने वाले और जेआरएफ क्वालिफाइड और गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए होंगी। अब बात करते हैं इन इंट्रेंस टेस्ट, जिन्होंने इंट्रेंस टेस्ट दिया है उनके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा। तो ये कहा गया है इट विल बी प्योरली ऑन द मेरिट रैंक ऑफ द कैंडिडेट। यह जो शुद्ध रूप से उम्मीदवारों की रैंक पर होगा, उम्मीदवारों की रैंक के अकॉर्डिंग होगा। अगला है इन ऑल द केसेस सब्जेक्ट वाइज रिजर्वेशन रूल ऑफ यूपी स्टेट गवर्नमेंट। सभी विषयों में यूपी गवर्नमेंट के आरक्षण नियम लागू होंगे। ठीक है, आफ्टर द काउंसलिंग एवरी कैंडिडेट हु गॉट द सीट विल गेट एन अलॉटमेंट लेटर। काउंसलिंग के बाद सीट पाने वाले उम्मीदवारों को अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। ठीक है, जिसकी भी सीट कंफर्म हो जाएगी काउंसलिंग में उसको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। कैंडिडेट विल फॉलो रेस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन मेंशन ऑन द लेटर। कहने का मतलब जो उम्मीदवार हैं उस पत्र में लिखित दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। तो ये थी बात एडमिशन की, जो काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है और सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं क्या दिशा निर्देश रहेंगे एडमिशन के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, देखेंगे। देखिए गाइडलाइंस हैं तो दो चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। नंबर 1 क्या हुआ, नंबर 1 तो हमारा क्लियर हो गया काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। दूसरा प्रोसीजर ऑफ फॉर सीट अलॉटमेंट क्या है। तीसरी वेटिंग लिस्ट की बात करेंगे और गाइडलाइन फॉर एडमिशन, एडमिशन के लिए क्या गाइडलाइंस है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो क्या चर्चा करने वाले हैं देखेंगे एक बार। देखें क्या क्या गाइडलाइंस हैं। पहला है
ए कॉन्क्लूसिव मेरिट लिस्ट शैल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। ठीक है, तो लिखित परीक्षा होने के बाद एक निर्णायक योग्यता सूची जारी होगी। द फाइनल सीट मैट्रिक्स वुड बी प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट वाइज एज पर द नेशनल स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी। अंतिम सीटें का जो निर्धारण होगा राज्य नीति और राष्ट्रीय नीति के अनुसार विषयवार तैयार की जाएंगी। और आगे है द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट ओरिजिनली बिलोंगिंग टू उत्तर प्रदेश विल बी गिवन टू बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। कहने का मतलब उत्तर प्रदेश के SC ST और OBC कैंडिडेट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की रिजर्वेशन पॉलिसी का लाभ मिलेगा। और आगे है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट विल बी ट्रीटेड एज जनरल। अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं उनको जनरल में ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों। अगला है यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू कैंसिल एनी एडमिशन एट एनी स्टेज। यूनिवर्सिटी को राइट है, किस बात का राइट है कि भर्ती को जो एग्ज़ाम है उसको कभी भी रद्द कर सकती है, ये इसका राइट है। आगे है 5 पॉइंट इन केस ऑफ एनी डिप्यूट रिलेटिंग to PhD admission, the decision of the वाइस चांसलर एडमिशन कमेटी शैल बी फाइनल एंड वाइंडिंग। कहने का मतलब प्रवेश समिति, वाइस चांसलर, कुलपति, इनका जो निर्णय है वो एडमिशन के लिए अंतिम होगा। ऑल कैंडिडेट हु क्वालिटी द एडमिशन टेस्ट विद द मिनिमम प्रिस्क्राइब कट ऑफ मार्क्स शैल हैव अटेंडेड द इंटरव्यू। तो अगला है न्यूनतम निर्धारित कट ऑफ अंकों के साथ प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू में शामिल होना होगा। इंटरव्यू वर्ड जो था वो लास्ट टाइम था, इस बार जो हो सकता है अभी तक इन्होंने इंटरव्यू वर्ड यूज नहीं किया है, तो हो सकता है उनके लिए भी डायरेक्ट काउंसलिंग में ये बुलाएं। ठीक है, इसके बारे में अभी क्लियर नहीं हुआ है, जैसे ही क्लियर होगा हम आपको बताएंगे। आगे 2-4 दिन में आपका काउंसलिंग, जैसे कि इन्होंने बोला है 1st वीक ऑफ मई में काउंसलिंग होनी है, तो उसके लिए शेड्यूल जारी कर देंगे। जैसे ही भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको बताऊंगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कैंडिडेट हु क्वालिफाइड द टेस्ट एंड इंटरव्यू बोथ इंडिविजुअली विल ओनली द कंसिडर्ड फॉर द काउंसलिंग। इनका कहना है परीक्षा और इंटरव्यू उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग के लिए विचार किया जाएगा। ठीक है, आगे है अगला पॉइंट, if 2 or more candidates have secured full marks in the merit index, the rank for admission will be determined as first preference will be given to the candidate who secure higher percentage of the mark at the PG examination। कहने का मतलब इनका ये है कि यदि आप प्रवेश परीक्षा में 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके इक्वल मार्क्स हैं, ठीक है, तो उनका जो वरीयता है वो किस प्रकार दी जाएगी। पीजी में उन दोनों कैंडिडेट को देखा जाएगा कि उनका पीजी में परसेंटेज क्या है, जिसका पीजी में परसेंटेज अधिक होगा उसको वरीयता दी जाएगी। इफ़ द मार्क्स सिक्योर इन पीजी आर आल्सो सेम, यदि कह रहे हैं यदि पीजी में भी मार्क्स सेम होते हैं, इन सच सर्क्यूमस्टेंस फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु सिक्योर हायर परसेंटेज ऑफ अंडर ग्रेजुएशन। अगर इनका कहना है यदि पीजी में भी मार्क्स सेम होते हैं, परसेंटेज सेम होती है, तो उसका निर्धारण ग्रेजुएशन में के आधार पर किया जाएगा। ग्रेजुएशन में जिसकी परसेंटेज अधिक होगी उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगला पॉइंट है आफ्टर इंटरव्यू ए मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश्ड बाय द यूनिवर्सिटी एंड अकॉर्डिंग टू द मेरिट सो ड्रोन सेलेक्शन विल बी मेड थ्रू सब्जेक्ट वाइज काउंसलिंग प्रोसेस। तो ये पॉइंट क्या है, कहता है कि साक्षात्कार के बाद विश्वविद्यालय द्वारा एक योग्यता सूची प्रकाशित की जाएगी और इसी सूची के आधार पर विषयवार काउंसलिंग प्रोसेस के माध्यम से चयन किया जाएगा। जैसे कि अभी आपका रिजल्ट जारी हो गया है और एक लिस्ट PDF फॉर्मेट में आपको दे दी गई है, जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनके लिए काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। आगे है ए नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग फीस ऑफ 500 विल बी पेड बाई द कैंडिडेट बिफोर अटेंडिंग द काउंसलिंग। एक नॉन रिफंडेबल 500 रुपये का डिमांड फीस आपको पे करनी पड़ेगी, किससे पहले, बिफोर अटेंडिंग द काउंसलिंग से पहले आपको जमा करनी पड़ेगी 500 रुपये फीस। ऑल फी डिपॉजिट इन द प्रोसेस कोर्स वर्क इन नॉन रिफंडेबल। कहने का मतलब कोर्स वर्क से पहले की समस्त फीस नॉन रिफंडेबल होगी।
आगे है फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग विल बी फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एग्जाम कैटेगरी एंड देन फॉर द कैंडिडेट हु क्वालिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट एंड इंटरव्यू। कहने का मतलब फर्स्ट पहले दौर में जो काउंसलिंग होगी वो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी वालों की होगी। एग्जाम्प्टेड कैटेगरी वालों में भी सबसे पहले टीचर्स जो यूनिवर्सिटी के नियमित टीचर हैं उनकी, उसके बाद नेट JRF क्वालिफाइड, गेट क्वालिफाइड और यूनिवर्सिटी से एमफिल करने वालों के लिए जो सीटें बचेंगी उसमें होगी। ठीक है, 50-50% सीटें हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगला है एलोकेशन ऑफ द सीट फॉर एग्जाम्प्टेड कैटेगरी विल बी एज अंडर, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे है ए वेटिंग लिस्ट ऑफ, हाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वेटिंग लिस्ट का, पॉइंट नंबर 15 पे आप ध्यान देंगे। ए वेटिंग लिस्ट ऑफ 20% ऑफ द टोटल सीट। कहने का मतलब टोटल सीट का विश्वविद्यालय द्वारा कुल सीटों के 20% वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। कहने का मतलब जितनी भी सीटें हैं उसका 20% वेटिंग में रखा जाएगा कैंडिडेट को। यदि कोई कैंडिडेट एडमिशन नहीं लेता है, उसके दस्तावेज बाद में सही नहीं पाए जाते हैं, तो उसके स्थान पर उसको मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कोर्स वर्क विल स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द एडमिशन प्रोसेस एंड the candidate have to deposit the coursework fee before attending the classes. If a candidate fail in doing so, the chance will be given to the next candidate from waiting list. प्रवेश प्रक्रिया के बाद पाठ्यक्रम कार्य शुरू हो जाएगा। उम्मीदवारों को कक्षाओं में भाग लेने से पहले पाठ्यक्रम कार्य का शुल्क जमा करना होगा। यदि कोई उम्मीदवार ऐसा करने में विफल रहता है तो वेटिंग लिस्ट में आने वाले अगले उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा। तो ये थे इंस्ट्रक्शंस, आशा करते हैं आपके समझ आ गए होंगे। तो चारों बातें हमारी क्लियर हो गई। काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर ऑफ सीट अलॉटमेंट क्या है, वेटिंग लिस्ट 20% मैंने आपको बता दिया वेटिंग लिस्ट में रखे जाएंगे। यहाँ तक लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन था उसमें कोई बदलाव नहीं, 1-2 बातों का बदलाव होगा, वैसे मुझे तो नहीं लग रहा कि नहीं होगा। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है कि सर फीस क्या रहने वाली है, जो इसका जो कोर्स वर्क है उसकी PhD इसकी जो फीस क्या रहेगी। तो इसके लिए मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ और जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलते ही मैं आपको क्या करूँगा उसके बारे में इन्फॉर्म कर दूँगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपके समझ आ गई होंगी। इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। अगर देखिए चैनल पे मैं ऑथेंटिक न्यूज़ जो भी अपडेट होती है वही देता हूँ, आगे भी देता रहूँगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।